अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसन पॉइंट। बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे 2016 का एनुअल पेपर ऑब्जेक्टिव का। स्टार्ट करते हैं। द ओपन लूप ऑफ एन एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो एम्पलीफायर का ओपन लूप का जो गेन होता है ये 10 पावर 5 ऑर्डर्स का होता है। ये आपने याद करना है, 10 पावर 5 ऑर्डर। वी कैन फाइंड फ्रॉम डी ब्रॉगले फार्मूला। हम डी ब्रॉगले फार्मूला से क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं? सिंपली क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो डी ब्रॉगले ने मैं ये बताया था कि पार्टिकल जो है उसका भी वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर है तो वेवलेंथ होती है, तो ए को टिक करेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में फर्स्ट वाला। थर्ड पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन। तो एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, तो ये है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, स्पेस एंड साइज ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बेटा ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे ब्लैक बॉडी, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जो टेम्परेचर देते हैं बॉडी को तो वो आहिस्ता आहिस्ता कलर बदलना स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल यही है कि एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो ही हम किसी बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो वो फ़ौरन रेड कलर की क्यों हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर आपको वो आता है क्वेश्चन शॉर्ट तो ये आपके लिए आसान है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि द फॉलोइंग गैस वाज आइडेंटिफाई इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला रिड्यूस सिलेबस में, इसको हम निकालते हैं। फिफ्थ पे बात करते हैं। फिफ्थ क्या कहता है? व्हेन गामा रेज आर इमिटेड द न्यूक्लियर मैस, कि न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियस का जो मैस है या न्यूक्लियर मैस है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो कितना होता है? जिस तरह लिखा हुआ है ऑप्शन ए डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट्स, बी लिखा हुआ है डज नॉट चेंज, सी लिखा हुआ है इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स, डी लिखा हुआ है इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। तो बेटा गैमा रेडिएशन की मैं बात करूं तो जो ये निकलती हैं एक एक्साइटेड एटम्स में से। ठीक है, कोई भी मटेरियल है, सॉरी न्यूक्लियस है जो एक्साइटेड होता है, तो फर्ज किया ये है, तो इसको जब डी एक्साइट होगा ना तब गैमा रे एमिट करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक गैमा रेडिएशन ही है जिनमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आता। इसमें ये स्टेप होता है, स्टेप रिएक्शन होता है, इसको 2 स्टेप रिएक्शन बोलते हैं कि पहले हमारे पास ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बनेगा, एक्साइटेड न्यूक्लियस जब स्टेबल होने के लिए जाएगा तो उस वक्त हमारे पास गैमा रेडिएशन आएंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम 7 पे। 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि सेरिलियम इज अ, सेरिलियम क्या है? ये टॉपिक बेटा ख़त्म है, हमारे इस चैप्टर में नहीं है पहले में, तो इस वजह से हम नहीं कर रहे, लेकिन सेरिलियम एक सेमीकंडक्टर होता है और ये फोटो डायोड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फोटोकॉपियर मशीन में इस्तेमाल होता है। 8 पे बात करेंगे। 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला तो लिखते हैं ना, ये फार्मूला होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, एरिया और मीडियम। तो देखें मीडियम मौजूद है, एरिया मौजूद है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मौजूद है, तो आंसर सी करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन प्लेट्स होती है उसमें नहीं है। 9th पे बात करेंगे। 9th कहता है कि किर्चॉफ वोल्टेज रूल इज अ वे ऑफ स्टेलिंग कंजर्वेशन ऑफ। किर्चॉफ जो वोल्टेज लॉ है वो किसका कंजर्वेशन बताता है? एनर्जी की, मोमेंटम की, चार्ज की या एंगुलर मोमेंटम की? तो बेटा अभी हमने 17 में देखा था कि किर्चॉफ जो करंट लॉ है वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। तो अब किर्चॉफ वोल्टेज लॉ की अगर बात करें तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। 10th पे बात करेंगे। 10th पे कहता है कि इफ F1 एंड F2 आर फोर्सेस
acting on alpha particle and electron respectively when moving perpendicular to the magnetic field. Then कि दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F1 है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F2 है। ये पता है कि जब वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैसिव होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो भारी चीज़ पर क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताना है, वैसे कोई फोर्स नहीं बतानी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, वो डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब मैसिव चीज़ जो है वो देर से डिफ्लेक्ट होगी, तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो कम लगेगी अल्फा पार्टिकल पे और ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है। ठीक है, मास ऑफ अल्फा ग्रेटर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से जो फोर्स होगी F1 पर वो कम लगेगी और F2 पे ज़्यादा लगेगी, तो हम कहेंगे F1 इज लेस देन F2। 11th पे बात करेंगे। 11th क्या कहता है? 11th कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एक्यूरेट मेजर नहीं करता। बेटा CRO इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और डिजिटल मल्टीमीटर ये तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने यही पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो इस वजह से जो रीडिंग हमें एक्यूरेट नहीं देता वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 12 पे बात करेंगे। 12th क्या कहता है? 12th कहता है कि द सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती। ये बेटा आपने अच्छे से पढ़ना है। एक सेल्फ इंडक्शन है और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, इन तीनों पे डिपेंड करती है। सिर्फ इंडक्टर में से जो करंट गुजरता है ना उस पर ये डिपेंड नहीं करती। 13 पे बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो है ही नहीं रिड्यूस सिलेबस में। इन RLC सीरीज सर्किट at resonance the phase difference between the capacitor and inductor is, phase resonance पे क्या कह रहा है कि कहता है कि जब रेजोनेंस होगा, ठीक है, उस वक्त कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा। बेटा उन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। आप देखा नहीं आपने, एक इधर होता है एक इधर होता है दूसरा इधर होता है, दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। 15 पे बात करेंगे। 15 क्या कहता है? 15 कहता है इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेटिंग 94,000 टाइम्स ईच सेकंड विल प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। बेटा ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, रेडियो सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें। 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसमें कौन सा नहीं जा सकता। इनमें से आप सब में से अगर ग्लास को पकड़ें, जो राइट आंसर है, इसको आप थोड़ा सा बेंड करें तो देखें किस तरह नहीं टूटता। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक को बेंड करेंगे तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगी लेकिन वो टूटेगा नहीं, लेकिन ग्लास टूट जाता है। द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन, जो ट्रांजिस्टर का गेन है ये ज़रा MCQs काम वाला है, तो इस पे ज़रा बात करूं तो गेन क्या होता है, बीटा RC ओवर RI। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होती है कलेक्टर के साथ, रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट बेस, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। बेटा इनपुट आउटपुट तो यहाँ पे है ही। फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस एट बेस। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये जब छोटा होगा ना तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन बेटा ये आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे ये सर्किट बनाऊँ, अगर आपको ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर वाला टॉपिक आता है तो यहाँ पे हमारा एमिटर होता है, यहाँ पे बेस होती है, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो होती है RIE। इसका तो इसके ऊपर फ़र्क ही नहीं है। ये तो 0.7 वोल्ट होगा तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा,
सारा काम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर सी पे, तो जितनी आर सी ज़्यादा होगी उतना हमें एम्पलीफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद कोलेक्टर, ये राइट आंसर है।